तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉइल मैकेनिक्स की सेकंड क्लास। तो जैसा कि आपको पता है डेली क्लासेस चल रही हैं, तो आप जाके मैंने एक हिस्ट्री का एक पैकेज डाला है 1 घंटे का, तो आप उसको देख लीजिएगा। आई होप वो आपके लिए मोस्ट इफेक्टिव होगा, क्योंकि मैंने उसमें जो क्वेश्चंस डाले हैं वो सारे के सारे एसएससी जेईई में आ चुके क्वेश्चन हैं, और संभावित वो क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, कभी भी ध्यान रखना, जीएस को आप ज्ञाता बनने की कोशिश मत करिएगा। जीएस उतना पढ़िए जो आपके 50 में से 30 मार्क्स आ जाएं बस। ठीक है, तो हम लोग उसी को ध्यान में रखते हुए सिर्फ वहीं तक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जहाँ से हमारे अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएं। ठीक है, 20 से 25 नंबर या 30 नंबर तक हमारे आ जाएं जीएस के अंदर। चलिए आज सॉइल मैकेनिक्स की सेकंड क्लास है। ठीक है, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे सॉइल वाटर रिलेशनशिप। ठीक है, सॉइल वाटर रिलेशनशिप में मैं आपको क्या बताऊंगा, फेज डायग्राम के बारे में बताऊंगा कि कितने फेज डायग्राम होते हैं। आपको पता है लगभग 3 फेज डायग्राम होता है। ठीक है, अच्छा, सॉइल किससे मिलकर बना होता है? सॉलिड से मिलकर बना होता है, वाटर से मिलकर बना होता है, एयर से मिलकर बना होता है। ये तो सिंपल है, ये तो सभी बच्चों को पता होगा कि सॉइल जो है, सॉइल के अंदर वाटर भी होता है, सॉइल के अंदर एयर भी होता है, सॉइल के अंदर सॉलिड भी होता है। जब सॉइल सॉलिड, वाटर और एयर तीनों से मिलकर बनती है तो इसको बोलते हैं पार्सली सैचुरेटेड सॉइल। क्या बोलते हैं इसको? पार्सली सैचुरेटेड सॉइल। और ये कौन से फेज के अंदर आएगा? ये आएगा 3 फेज के अंदर। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलो, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे। मैं आपको बता दूं दोस्त, थ्योरी से ही बनेंगे आपके क्वेश्चंस। ठीक है, 2 फेज सिस्टम क्या होता है, 3 फेज सिस्टम क्या होता है, वो हम लोग बात करेंगे। देख सकते हैं आप मेरे सामने, ये एक सॉइल सैंपल है। ठीक है, इस सॉइल सैंपल के अंदर आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? एक तो सॉलिड दिखाई दे रहे हैं, वाटर दिखाई दे रहा है, एयर दिखाई दे रहा है। इधर लिखिए वॉल्यूम ऑफ एयर, इधर लिखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर, इधर लिखिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इधर लिखिए वेट ऑफ एयर, जो कि आपको पता है 0 मान लेते हैं हम लोग। वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ सॉलिड, ये होता है आपका वेट। ठीक है, टोटल वेट। जहाँ पे जो वी एस होता है वो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, वी डब्ल्यू वॉल्यूम ऑफ वाटर, वी ए वॉल्यूम ऑफ एयर, वी डब्ल्यू एस वेट ऑफ सॉलिड एंड वेट ऑफ वाटर। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक टर्म आपको दिखाई दे रहा है, वी क्या होता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो ध्यान रखना, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर का दोनों का जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पे वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर लिख रहा हो तो हम उसे वी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 2 फेज सिस्टम। 2 फेज सिस्टम के अंदर क्या होगा, देखो, या तो आपका सॉलिड होगा और वाटर होगा ओनली, ठीक है, या फिर आपके सॉलिड और एयर होगा ओनली। ये 2 कंडीशंस हो सकती हैं 2 फेज सिस्टम के अंदर। ठीक है, अगर वाटर है आपका सॉलिड्स के अंदर, एयर नहीं है उसमें, आई रिपीटेड अगेन, अगर सॉइल के वॉइड्स के अंदर वाटर है पूरा, जब वाटर ही पूरा सॉइल के अंदर घुस जाएगा तो वहां एयर रहेगी नहीं रहेगी? नहीं रहेगी ना एयर। तो उस कंडीशन के अंदर आपकी फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल कहलाती है। जब आपका एयर और सॉलिड दोनों होते हैं तो आपका, अगर एयर और सॉलिड है यानी कि उसके अंदर पानी नहीं है, तो उसके अंदर, उस कंडीशन के अंदर फुल्ली ड्राई सॉइल होगी। यू गॉट इट, अंडरस्टैंड? ओके, कहीं भी हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा डाउट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ नोट लिखे हैं, अगर आप नोट को अच्छी तरीके से पढ़ के जाएंगे तो आपको नोट मिलेंगे, मतलब आपकी नौकरी लगेगी। नौकरी लगने के बाद ही तो नोट मिलता है। ठीक है, इट्स अ जोक। ओके, सॉइल कैन बी इधर 2 फेज और 3 फेज कंपोजिशन, मतलब सॉइल कभी कभी 2 फेज सिस्टम में भी आ जाती है, कभी कभी 3 फेज सिस्टम में आ जाती है, वो कंपोजिशन होता है। ठीक है, फुली सैचुरेटेड सॉइल एंड फुली ड्राई सॉइल आर 2 फेज सिस्टम। जो फुली सैचुरेटेड सॉइल होती है वो भी 2 फेज सिस्टम के अंदर होती है, और जो फुली ड्राई सॉइल होती है वो भी 2 फेज सिस्टम के अंदर आती है। पार्सली सैचुरेटेड सॉइल वो होती है 3 फेज सिस्टम। पार्सली सैचुरेटेड के अंदर सॉइल होता है, उसके अंदर एयर भी होती है, उसके अंदर वाटर भी होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। अब देखो, एक पहला टर्म है वाटर कंटेंट। पहला टर्म है वाटर कंटेंट। देखो, वाटर कंटेंट के बारे में मैं आपको बताऊं, ये क्या होता है, ये एक रेशियो होता है किसका? वेट ऑफ वाटर कितना है और वेट ऑफ सॉलिड कितना है। अगर आपने ये 2 चीज निकाल ली तो आप आसानी से निकाल लोगे कि वाटर कंटेंट कितना है। ठीक है, चलो, वाटर कंटेंट आपका 0 हो सकता है और वाटर कंटेंट आपका 0 से ज़्यादा भी हो सकता है, दोनों कंडीशंस होती हैं। वाटर कंटेंट 0 जब होता है कि जब आपको उसको ओवन ड्राइंग कर देंगे तो वाटर कंटेंट 0 हो जाएगा। लेकिन एक होता है सैचुरेटेड वाटर कंटेंट, वो लिमिट होती है जिसमें आप ज़्यादा, मतलब वाटर को रिमूव नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो ना? ज़्यादा वाटर रिमूव नहीं कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा वाटर रिमूव कर दोगे तो एक सॉइल का स्ट्रक्चर वाटर होता है वो भी टूट जाएगा।
ठीक है, तो उसकी लिमिट होती है, अगर आपने टेम्परेचर, ओवन ड्राई का टेम्परेचर अगर आपने 105 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा कर दिया तो वो कंडीशन एग्जाम, मतलब वो कंडीशन आ जाती है। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, वाटर कंटेंट, वेट ऑफ वाटर अपन वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, अगर इसको परसेंटेज में निकालना है तो 100 का इंटू करा दो, परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, इसकी कोई भी अपर लिमिट नहीं होती है। यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको एग्जाम में बनेंगे क्वेश्चन। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने मैं बता रहा हूँ, और वाटर कंटेंट आपका 0 से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, ये कुछ बातें लिखी हैं, इंपॉर्टेंट है। फाइन ग्रेन सॉइल हैव अ हायर वाटर कंटेंट। जो फाइन ग्रेन सॉइल होती है उसके अंदर हायर वाटर कंटेंट होते हैं। क्यों होता है? क्यों? क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ वॉइड्स जो होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं। किसके अंदर? फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर, देन कोर्स ग्रेन सॉइल। ठीक है, अच्छा, किले के अंदर क्या होता है? इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है किले के पार्टिकल्स का। ठीक है, इसके अंदर ये नेगेटिव चार्ज होते हैं, इसकी सरफेस पे डबल लेयर चार्ज होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो का मतलब क्या होता है? वॉइड के बारे में बता रहा है, वॉइड रेशियो यही तो होगा। तो ये इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ध्यान रखिएगा, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यानी कि ई बराबर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ वीवी को, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वी एस, ऐसा भी लिख सकता हूँ ना मैं? क्यों? क्योंकि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है कि जो वीवी होता है वो आपका वी एस, सॉरी सॉरी, जो वीवी होता है वो आपका होता है वी वाटर प्लस वी एयर, यही तो होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपको वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स निकालना है ना, तो आप वॉइड रेशियो अगर आपको दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दे रखा है, तो आप यहाँ से ये भी निकाल सकते हो, एग्जाम में आ सकता है। ई यानी 0 से ज़्यादा वॉइड्स, कभी भी आपको ध्यान रखना, कभी भी आपके वॉइड्स कितना भी कॉम्पेक्शन कर लीजिएगा, वॉइड्स कभी भी 100% जीरो नहीं होंगे। ठीक है, वॉइड्स कभी भी 100% जीरो नहीं हो सकते। चलो देखो, नो अपर लिमिट ऑफ वॉइड रेशियो, वॉइड रेशियो की कोई भी अपर लिमिट नहीं होती है। ठीक है, वॉइड रेशियो की कोई भी अपर लिमिट नहीं होती है। चलो ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। क्या वॉइड रेशियो की कोई लिमिट होती है? नहीं होती कोई लिमिट। ठीक है, इंडिविजुअल वॉइड साइज आर लार्जर, यानी कि इंडिविजुअल वॉइड का साइज सबसे ज्यादा किस में लार्ज होता है? तो वो होता है कोर्स ग्रेन सॉइल के अंदर। सिंपल सी बात है, जो कोर्स ग्रेन सॉइल होता है उसके अंदर वाटर का डिसिपेशन बहुत जल्दी होता है। क्यों? क्योंकि उसके जो साइज होते हैं वॉइड्स के वो बहुत ही लार्ज होते हैं एज कंपेयर टू फाइन ग्रेन सॉइल। बट द वॉइड रेशियो ऑफ द फाइन ग्रेन सॉइल लार्जर देन कोर्स ग्रेन सॉइल। देखो यहाँ पे दो बात कह रहा है ये, जो वॉइड रेशियो होता है वो लार्जर होता है किसके अंदर? भाई फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर लार्जर होता है। ये कभी भी वॉइड रेशियो लार्जर नहीं होता किसके अंदर? शुड नॉट बी मोर देन आपका कोर्स ग्रेन सॉइल। क्यों? क्योंकि कोर्स ग्रेन सॉइल के अंदर साइज बहुत ज़्यादा होता है वॉइड्स का। ठीक है, अब देखो कैसे पता चला? E इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब आपको ये पता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किस में ज़्यादा होगा? भाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कोर्स ग्रेन सॉइल के अंदर ज़्यादा होगा, तो उस कंडीशन के अंदर उसके वॉइड रेशियो कम नहीं होगा। तुम बताओ, होगा कि नहीं होगा? कॉन्सेप्चुअल अगर बात यही कही जाए कि अगर आपको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ज़्यादा है तो वो कोर्स ग्रेन सॉइल का ज़्यादा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ये यहाँ से क्वेश्चन अच्छा बनेगा एग्जाम में आपके। ठीक है, अब देखो, अब हम पढ़ेंगे क्या? पोरोसिटी। देखो पोरोसिटी का मतलब क्या होता है? कितने वॉइड्स है। पोरोसिटी का मतलब क्या होता है? वॉइड्स के अंदर कितना वो है, पूरे सॉइल मास के अंदर कितने वॉइड्स हैं। इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम के अंदर कितने वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हैं वो आपको बताता है पोरोसिटी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है। ये कंडीशंस ध्यान रखना, आपका सारे एग्जाम के अंदर ये कंडीशन पूछी जाएगी आपसे। ठीक है, टोटल वॉल्यूम, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये टोटल वॉल्यूम है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द पोरोसिटी ऑफ अ सॉइल कैन नॉट एक्सीड 100%। एक 1 से ज्यादा नहीं हो सकती पोरोसिटी। वो इसलिए ज्यादा नहीं हो सकती, कभी भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड सॉइल सैंपल से ज्यादा थोड़ा हो जाएंगे। आप खुद बताओ, यहाँ पे क्या लिखा है? ये एन बराबर क्या आता है? वी वी अपॉन वी।
अब यहाँ ये वाला बेस है, ठीक है, क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इससे ज़्यादा हो जाएंगे क्या इस कंडीशन के अंदर? कभी नहीं ज़्यादा होंगे। तो इसलिए ध्यान रखना एन नेवर वी ग्रेटर देन 1, कभी भी एक से ज़्यादा होगा ही नहीं। यानी कि कह सकते हैं कि जो एन है वो आपका लेस देन 1 ही रहने वाला है, कभी भी 100% से एक्सीड नहीं करेगा। वो उसका क्यों नहीं करेगा वो मैंने आपको बता दिया कि कभी भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकते टोटल वॉल्यूम से, ठीक है। अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड से ज़्यादा हो जाएंगे तो टोटल वॉल्यूम सॉइल बची ही कहाँ, फिर तुम बताओ। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ये भी आया हुआ क्वेश्चन है कि पोरोसिटी कैन बी मोर देन 100% या कैन नॉट बी मोर देन 100%, इस तरीके से ऑब्जेक्टिव को फॉर्मेट में दे देते हैं वो लोग, ठीक है। इट हैज़ अ नो अपर लिमिट, कोई भी अपर लिमिट इसकी नहीं होती है। इसकी लिमिट 0, n और लेस देन 1, ये इसकी लिमिट होती है पोरोसिटी की, ठीक है। बोथ पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो आर मेजर्ड डेंसनेस और लूजनेस ऑफ सॉइल। बिल्कुल सही बात है। अगर आपके वॉइड्स पास वॉइड्स हैं, यानी कि वॉइड्स का रेशियो कम है, तो वॉइड का रेशियो कम है तो आप समझ जाइए कि वो कॉम्पैक्शन ज़्यादा है उसका। अगर वॉइड रेशियो बहुत ही ज़्यादा है, अगर वॉइड रेशियो बहुत ही ज़्यादा है तो उस कंडीशन के अंदर आपको ये पता चल रहा है कि इसका कॉम्पैक्शन होना बाकी है। यानी कि वॉइड रेशियो, यानी कि आप कह सकते हो कि जो कंप्रेसिबिलिटी होती है सॉइल की वो डिपेंड करती है वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल पे, क्या वॉइड रेशियो है, ठीक है। तो ये एक तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आपका कंप्रेसिबिलिटी, अगर जितने ज़्यादा वॉइड्स होंगे सॉइल के अंदर वो उतनी ज़्यादा कंप्रेस होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सैंड के केस में जो वॉइड रेशियो होता है वो 0.5 के बीच में होता है, और क्ले के केस में जो वॉइड रेशियो होता है वो 0.8 के बीच में होता है। ये कंडीशंस आपको याद करनी पड़ेंगी, सैंड के लिए 0.5 और क्ले के लिए 0.8, ठीक है। बार बार याद करिएगा, हो जाएगी याद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ सेचुरेशन, डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है, एस से रिप्रेजेंट करते हैं इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो आपको रिप्रेजेंट करता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ये टर्म्स ध्यान रखना। इसमें क्या देखो, एयर, वाटर, सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसको मैं वी बोल दूंगा, इसको वी एस, इसको वॉल्यूम ऑफ सॉरी इसको वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के अंदर कितने वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो आपको बताता है पोरोसिटी के बारे में। पोरोसिटी आपकी जीरो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ड्राई कंडीशन के अंदर कंडीशन, अगर ड्राई कंडीशन होगी तो आपका जीरो हो जाएगी। क्यों, क्या आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर जीरो नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? वॉल्यूम ऑफ वाटर जीरो हो जाएगा तो एस बराबर तो जीरो हो ही जाएगा। अब एस बराबर जीरो हो गया तो बची क्या, एयर, यानी कैसी सॉइल होगी, ड्राई सॉइल होगी। ये कंडीशन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछी गई है, ठीक है। क्या पोरोसिटी 1 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। फुली सैचुरेटेड के कंडीशन के अंदर आपकी जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है वो 1 हो सकता है, ठीक है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन कंडीशन के अंदर 1 हो सकता है। तो इसकी भी लिमिट क्या हो जाएगी, इसकी लिमिट होगी ये इसकी लिमिट हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब हम पढ़ेंगे परसेंटेज एयर वॉइड्स। परसेंटेज एयर वॉइड्स का मतलब ये होता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर कितना है, टोटल वॉल्यूम के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ एयर है वो आपका परसेंटेज एयर वॉइड्स बताता है, ठीक है। परसेंटेज एयर वॉइड्स की जो लिमिट होती है वो ये होती है 0 एंड 1, यानी कि ये भी 1 से कम ही होगा परसेंटेज एयर वॉइड्स, ठीक है। परसेंटेज एयर वॉइड्स भी 1 से कम होने वाला है। इनकी लिमिट्स ध्यान रखना, एग्जाम में इनकी लिमिट अक्सर पूछ ली जाती हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं एयर कंटेंट क्या होता है। देखो एयर कंटेंट क्या होता है, एयर कंटेंट होता है वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। उसमें क्या था, परसेंटेज एयर वॉइड्स के अंदर क्या था, परसेंटेज एयर वॉइड्स के अंदर ये था कि जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो टोटल वॉल्यूम से कंपेयर हो रहा था। परसेंटेज एयर वॉइड्स, यहाँ पे एयर कंटेंट है। एयर कंटेंट ध्यान रखना, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के, वो एयर कंटेंट कहलाएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, इसकी जो लिमिट होती है वो ये होती है 0 AC 1, ये इसकी लिमिट होगी, ठीक है। हालांकि है दोनों 1 से कम ही। एक इसका रिलेशन ध्यान रखना, S प्लस AC इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ अगर आपको डिग्री ऑफ सेचुरेशन दे रखा होगा और पूछ लेगा कि एयर कंटेंट कैलकुलेट कर दो, तो आप यहाँ से AC बराबर 1 माइनस का S करके यहाँ से आप एयर कंटेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। S बराबर डिग्री ऑफ सेचुरेशन, AC बराबर एयर कंटेंट, ठीक है। एयर कंटेंट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन
टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक है। और एक फॉर्मूला और ध्यान रखिएगा, एन इज इक्वल्स टू एन इंटू ए सी, यहाँ से भी आता है परसेंटेज एयर वॉइड्स, पोरोसिटी और एयर कंटेंट, इस पर रिलेशन होता है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखना, एस बराबर क्या है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। एयर कंटेंट क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर क्या होगा, वी वी अपॉन, ये भी वी वी हो गया, बराबर वन नहीं आ जाएगा। तो ये मैंने प्रूफ भी कर दिया आपको कि कैसे बनाया, एस प्लस ए सी बराबर वन कैसे आ रहा है। तो ये मैं आपको बता दिया है कैसे बना रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलो ये आप देख सकते हैं, यह टोटल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बल्क यूनिट वेट। देखो बल्क यूनिट वेट के अंदर क्या होता है, टोटल वेट और मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। भाई वेट अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, ये तो डेंसिटी होती है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये तो ये बल्क, बल्क का मतलब होल यानी कि टोटल, तो टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम, उसको हम लोग बोलते हैं बल्क यूनिट वेट। इसकी यूनिट्स ध्यान रखना, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट्स होती हैं, न्यूटन पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट होती है, एक होती है किलोग्राम फोर्स अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। ओके, टोटल वेट क्या होगा, टोटल वेट होगा वेट ऑफ वाटर व वेट ऑफ सॉलिड, और टोटल वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर, ये तो होगा। चलो अच्छा, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, तो वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वेट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये हो गया यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, सिंपल सी बात है। जिसका भी आपको यूनिट वेट निकालना है वो आपका उसका वेट और अपॉन उसका वॉल्यूम। ड्राई यूनिट वेट, अच्छा यूनिट वेट ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ सॉइल, सॉइल मास, तो उसका ड्राई यूनिट वेट निकाल दोगे, ठीक है। एग्जाम्पल ड्राई, देखो इन अ एम्बैकमेंट सॉइल इज कॉम्पैक्टेड अप टू गामा डी। जो हम लोग एम्बैकमेंट बनाते हैं ना, रोड का कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम लोग एम्बैकमेंट डिज़ाइन करते हैं, तो हम उसको तब तक कॉम्पेक्शन करते हैं उसका जब तक उसका गामा डी ना मिल जाए हमको। गामा डी क्या होता है, ड्राई यूनिट वेट। भाई हमें अब ये भी तो पता चले कि इसका ड्राई यूनिट वेट कितना है, मतलब इसके जो वेट है ना, वेट ऑफ सॉलिड है, वो 1 मीटर क्यूब के अंदर कितना वॉल्यूम के अंदर इसका वेट है, वो हमको निकालना ज़रूरी होता है, ठीक है। वो डिफाइन करता है कि ये कितना डेंस है। अब ऐसे ही थोड़ा ना कि लूजनेस में बना दोगे तो पता चला कि व्हीकल चले और वो। अब सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉरी वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यहाँ पे एयर तो नेगलेक्ट ही कर दो, क्यों, क्योंकि भैया वो सैचुरेटेड है, पानी पहले ही आ चुका है, तो एयर तो बिल्कुल होगा ही नहीं उसके अंदर, है ना, बिकॉज सैचुरेटेड कंडीशन है। समझ में आया नहीं आया, गामा सेट। वैसे गामा सेट जो होता है वो क्या होगा, सैचुरेटेड वेट होगा, सैचुरेटेड वेट अपॉन वॉल्यूम, सैचुरेटेड वॉल्यूम। तो भाई सैचुरेटेड वेट के अंदर वाटर नहीं आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं आएगा, तभी तो लिखा है ये, ठीक है। अब देखो एडिशनल जो वाटर होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, मैकेनिकल एनर्जी, देखो इधर तो एडिशनल वाटर डाल दिया है, इधर मैकेनिकल एनर्जी डाल दी है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों कंडीशन मैकेनिकल एनर्जी लगा के और एडिशनल वाटर लगा के किसकी आपकी वो ज़्यादा रहेगी, डेंसिटी किसकी ज़्यादा रहेगी। तो आप देख सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी वाटर ये है और सॉलिड ये है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, तो गामा सैचुरेटेड वन, वेट ऑफ वन और वॉल्यूम ऑफ वन, ठीक है। तो ये हो गया इसका, अगर इसका अगर निकालेंगे इसका भी यही होगा। तो किस कंडीशन के अंदर आपका सैचुरेटेड कंडीशन ज़्यादा होगी, तो ये ध्यान रखना इसकी सैचुरेटेड कंडीशन ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस। क्यों होगी, वो इसलिए होगी कि अगर आपने यहाँ पे वाटर डाला है भाई, अगर आप यहाँ वाटर डाल रहे हो तो वाटर डालने की वजह से आप वेट अपॉन वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर रहे हो क्या, आप बताओ, यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे इसकी जो डेंसिटी है वो कम नहीं हो जाएगी। और यहाँ पे आप मैकेनिकल एनर्जी लगा रहे हो, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब ये है कि आप वॉल्यूम को कम कर रहे हो भाई। जब आप कॉम्पेक्शन लगा रहे हो तो वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है तो आपकी डेंसिटी बढ़ेगी ना, समझ रहे नहीं। तो इस कंडीशन के अंदर अब आपकी गामा सेट ज़्यादा हो जाएगी, गामा सेट टू से गामा वन ज़्यादा हो जाए, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ एयर नेग्लेक्टेड कर रहे हो आप। देखो मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है, ये वॉल्यूम कम हो रहा है तो गामा टी बढ़ रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड।
ठीक है, ये तो ये क्वेश्चन एग्जाम में वैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, तो नहीं आते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सबमर्ज्ड यूनिट वेट। देखो सबमर्ज्ड यूनिट वेट में क्या है कि जो वाटर है, जो आपकी सॉइल है वो सबमर्ज्ड कंडीशन के अंदर है, यानी कि वाटर टेबल के नीचे है सॉइल आपकी। तो उस कंडीशन के अंदर जो फॉर्मूला लगता है वो गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल्स टू गामा सेट माइनस गामा डब्लू, ये कंडीशन वाला फॉर्मूला लगता है उसके अंदर। ठीक है, अच्छा, एंड इट इज़ अ बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इट इज़ अ बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये जो गामा सबमर्ज वाला कंडीशन है ना, इसके अंदर क्या होता है, इसकी डेंसिटी घटा देता है पानी, पानी अपवर्ड फोर्स लगाता है इस कंडीशन के अंदर। ठीक है, लेकिन कैपिलरी राइज के अंदर क्या होता है, देख सकते हैं आप, सॉइल सबमर्ज सॉइल है। ठीक है, सॉइल 1 नीचे है, सॉइल 2 ऊपर है, तो यहाँ पे कैपिलरी राइज हो रहा है। कैपिलरी राइज की वजह से भी क्या होता है, सॉइल सैचुरेट कर जाती है, सॉइल सबमर्ज नहीं रहती वहाँ पे। सैचुरेटेड सॉइल के अंदर सारे वॉइड्स में पानी भर जाता है। ओके, चलो नोट डालो, ऑल सैचुरेटेड कंडीशन आर नॉट सबमर्ज्ड कंडीशन। भाई अगर आपकी सॉइल सैचुरेटेड है तो आप कैसे कह सकते हो कि वो सबमर्ज्ड कंडीशन के अंदर है? भाई वो कैपिलरी राइज के अंदर भी तो हो सकती है, कैपिलरी राइज से भी तो सॉइल सैचुरेटेड हो जाती है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि आपकी अगर सॉइल सैचुरेटेड है तो वो सबमर्ज्ड कंडीशन के अंदर हो। ठीक है, हाँ अगर आपकी सॉइल सबमर्ज्ड कंडीशन के अंदर है तो वो परफेक्टली 100% सैचुरेटेड होगी। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपकी सॉइल सबमर्ज्ड है तो वो उस कंडीशन के अंदर सैचुरेटेड 100% ही होनी है। ठीक है, यहाँ पे कुछ पेयर है, ये यहाँ पे कुछ दे रखा है, किसका मतलब डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो गामा सॉलिड की सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगी। ठीक है, गामा सॉलिड्स। ठीक है, उसके बाद गामा सैचुरेटेड कंडीशन की ज़्यादा होगी, क्यों? क्योंकि उसके अंदर वाटर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर वाटर आ गया, इसकी वजह से वेट, वाटर का वेट बढ़ गया, जिसकी वजह से गामा सैचुरेटेड कंडीशन में ज़्यादा हो गई। फिर हो गया आपकी गामा टोटल, गामा टोटल के अंदर क्या है, टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा गामा डी। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा गामा सबमर्ज्ड। ठीक है, मतलब ये सॉलिड की सबसे ज़्यादा होगी, सॉलिड के बाद गामा सेट की ज़्यादा होगी, गामा सेट के बाद मैं आपको बताऊं, गामा सेट के बाद टोटल गामा की ज़्यादा होगी, फिर आपको गामा डी की ज़्यादा होगी, फिर आपको गामा सबमर्ज्ड की ज़्यादा होगी। सबमर्ज की सबसे कम होगी, सबसे कम सबमर्ज्ड की होती है, सबसे ज़्यादा होती है गामा सॉलिड की। तो ये कंडीशंस क्यों होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये आप देख सकते हो, पहले सॉलिड आया, उसके बाद सॉलिड में से फिर किसकी कम होगी, फिर गामा सैचुरेटेड कंडीशन के अंदर कम होगी। ठीक है, फिर गामा सैचुरेटेड कंडीशन के अंदर कम होगी, क्यों? क्योंकि उसके अंदर वॉल्यूम बढ़ रहा है, वाटर का वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो उसका क्या होगा, उसकी डेंसिटी कम होगी। ठीक है, ऐसी गामा टोटल, गामा टोटल के अंदर क्या है कि इसकी और कम हो जाएगी गामा टोटल के अंदर, फिर गामा डी की और कम हो जाएगी, गामा सबमर्ज की और कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी, देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर सॉइल की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू उसके वाटर की डेंसिटी, इसका रेशियो ही आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाता है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट अ 4 डिग्री सेल्सियस फॉर द मैक्सिमम डेंसिटी आपको अचीव होती है इस कंडीशन के अंदर। गामा सॉलिड्स अपॉन गामा डब्ल्यू, इसका रेशियो ही आपका गामा कहलाता है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि जीएस है, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ से एक रिलेशन बन के आता है आपके लिए। जैसे कि आपका जीएस है, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन गामा डब्ल्यू होता है ना। अच्छा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कर सकता हूँ, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू गामा डब्ल्यू कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, पहले तो ये बताओ मुझे। ठीक है, एंड ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी और ग्रेन स्पेसिफिक ग्रेविटी, एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड ग्रेन स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, अच्छा साहब, स्पेसिफिक ग्रेविटी ध्यान रखना, फाइन ग्रेन की सबसे ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल की। ये भी एक पॉइंट है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी ज़्यादा होती है, फाइन ग्रेन सॉइल की ज़्यादा होती है, कोर्स ग्रेन सॉइल की ज़्यादा होती है। तो ये ध्यान रखना, आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइन ग्रेन सॉइल की ज़्यादा होगी। ठीक है, क्यों? क्यों भाई ज़्यादा क्यों होगी? भाई स्पेसिफिक ये ग्रेविटी होती क्या है, ये होती है डेंसिटी ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, यही तो होगी।
अब भाई फाइन ग्रेन सॉइल की अगर डेंसिटी निकालूंगा तो वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो भैया मैंने आपको बताया कि कोर्स ग्रेन सॉइल के अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ज़्यादा होते हैं और फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कम होते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर जो डेंसिटी होगी ना सॉलिड की बेटा वो बहुत ज़्यादा होती है। उस कंडीशन के अंदर भाई जब ये डेंसिटी ज़्यादा है तो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइन ग्रेन की ज़्यादा होगी। सिंपल सा बात है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है बच्चों को, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी के स्पेसिफिक ग्रेविटी। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, देखो इसमें क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है। यूनिट वेट के मतलब किसी का भी हो सकता है, टोटल अपॉन गामा डब्ल्यू, सेचुरेटेड कंडीशन के अंदर अपॉन गामा डब्ल्यू, ड्राई कंडीशन के अंदर अपॉन गामा डब्ल्यू, तो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी निकलती है, ठीक है। ये कंडीशंस ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। अच्छा गामा डी बराबर क्या होता है यहाँ से देखो गामा डी बराबर आपको जी गामा डब्ल्यू अपन 1 प्लस का ई, ये आपको फॉर्मूला पढ़ा होगा बचपन में, ध्यान है ये फॉर्मूला, गामा डी निकालने के लिए जी गामा डब्ल्यू अपन 1 प्लस का ई, ठीक है। तो क्या मैं ये वाला फॉर्मूला गामा डी की जगह रख सकता हूँ यहाँ पे? हाँ बिल्कुल रख सकते हो। तो जी एम इज इक्वल्स टू जी एस गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस का ई इंटू गामा डब्ल्यू। गामा डब्ल्यू से गामा डब्ल्यू काट दिया मैंने, जब गामा डब्ल्यू से गामा डब्ल्यू काटा मैंने तो मेरे पास बचा क्या, जी एस अपॉन 1 प्लस का ई, ठीक है। अगर मैं ई बढ़ाऊंगा, वॉइड रेशियो बढ़ाऊंगा तो आपका मास स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना कि आपका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके बन सकता है कि आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होती है कि मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होती है। तो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया क्यों ज़्यादा होती है। ठीक है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपके सिविल सॉइल के अंदर एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रिलेटिव डेंसिटी पढ़ते हैं। देखो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, कोर्स ग्रेन सॉइल के अंदर हम लोग चेक करते हैं रिलेटिव डेंसिटी, और हम लोग कोर्स ग्रेन सॉइल के अंदर चेक करते हैं डिफाइन सॉइल डेंसनेस और लूजनेस। ये बेसिकली रिलेटिव डेंसिटी बताती क्या है, रिलेटिव डेंसिटी आपको ये बताती है कि आपकी सॉइल कितनी फाइन है, कितनी डेंस है, कितनी मतलब लूज है या कितनी डेंस है। ये आपको क्या बताती है, रिलेटिव डेंसिटी बताती है। क्या बताती है, रिलेटिव डेंसिटी बताती है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपके सामने देख रहे हो, ई मैक्स माइनस का ई अपॉन ई मैक्स माइनस का ई मिन, ये आपके रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे जो ई मैक्स है ना वो बेटा लूज सॉइल के बारे में बताता है कि आपका ई मैक्स यानी कि इसके अंदर जो वॉइड्स हैं वो ज़्यादा बड़े बड़े हैं, यानी कि कॉम्पेक्शन बहुत कम हुआ है, तो वो आपका ई मैक्स होगा, ठीक है। और ई मिनिमम क्या बताएगा कि आपकी वो सॉइल जो है वो डेंस सॉइल है। कैसी है, डेंस। डेंस मतलब का मतलब होता है कि वो बहुत अच्छी तरीके से कॉम्पेक्शन हुआ है उस सॉइल का, तो वो उसके अंदर जो वॉइड्स हैं वो कम पड़ गए हैं, ठीक है। और जो ई एन होता है वो नेचुरल वॉइड रेशियो होता है, एक तरह का आप बात बोल सकते हो। अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन के अंदर जो ई होता है उसको हम लोग ई नेचुरल बोल देते हैं, ठीक है। मैक्सिमम वॉइड रेशियो कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम वॉइड रेशियो 0.91 हो सकता है, और मिनिमम वॉइड रेशियो कितना हो सकता है, 0.35 मिनिमम वॉइड रेशियो आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अच्छा रिलेटिव डेंसिटी 0 हो सकती है, हाँ हो सकती है, इफ़ ई मैक्स बराबर हो जाए ई नेचुरल के, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, आपकी रिलेटिव डेंसिटी 0 हो जाएगी। क्या आपकी रिलेटिव डेंसिटी 1 हो सकती है, हाँ हो सकती है, डेंस कंडीशन के अंदर 1 होती है भाई। जब ई नेचुरल और ई मिनिमम बराबर हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो रिलेटिव डेंसिटी है वो आपकी 1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। उसको आप फॉर्मूले में रखिएगा तो आपको पता चल जाएगा जीरो कब होगा। जीरो है तो आपको बहुत ही लूज सॉइल है, मैं आपको बताऊं लूज कंडीशन है, लूज लूज कंडीशन है। ये डेंस कंडीशन है जब आपकी रिलेटिव डेंसिटी 1 के बराबर है, ठीक है। देखो रिलेटिव डेंसिटी ई मैक्स माइनस का ई अपॉन ई मैक्स माइनस का ई मिन, ठीक है। गामा डी का फॉर्मूला जी एस गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस का ई होता है, ठीक है, होता है ना। यहाँ से मैं ई निकाल सकता हूँ, ई बराबर जी एस गामा डब्ल्यू गामा डी माइनस को 1, यहाँ से मैंने निकाल लिया। यानी कि जो वॉइड रेशियो होता है वो इनवर्स रिलेशन होता है गामा डी का। यहाँ से देखो सीधा सीधा देखो फॉर्मूले से निकाला है कि नहीं निकाला मैंने। अच्छा अब आपको बताया डेंसिटी अगर आपकी कम है यानी कि वॉइड रेशियो आपके ज़्यादा है। भाई डेंसिटी आपकी कम है,
आपकी डेंसिटी कम है, गामा डी कम है, तो आपकी वॉइड रेशियो ज़्यादा है ना। देखिए आप, वॉइड रेशियो ज़्यादा नहीं है आपके, है ना। अच्छा, यहाँ से एक फॉर्मूला और आप आ सकते हो, देखो ई मैक्स यानी कि 1 अपॉन गामा डी अपॉन 1 अपॉन गामा डी मिनिमम मिनिमम, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 1 अपॉन गामा डी मिनिमम माइनस 1 अपॉन गामा डी मैक्सिमम, ठीक है। ये एक रिलेशन है, ये रिलेशन ध्यान रखना। तो यहाँ से जो हमारा एक रिलेशन बन के आता है वो ये आता है, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना। ये वाला फॉर्मूला आजकल पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। गामा डी मैक्स अपॉन गामा डी ब्रैकेट गामा डी माइनस गामा डी मिनिमम अपॉन गामा डी मैक्स माइनस गामा डी मिनिमम। आई होप आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब ये आप याद कर लीजिए इसको बस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हम रिलेटिव डेंसिटी कुछ यहाँ से वैल्यू याद रखेंगे। 0 से 15 के बीच में वेरी लूज, फिर 15 से 35 के बीच में लूज, 35 से 65 के बीच में मीडियम, ये एसएससी ने पूछा था, और 65 से 85 के बीच में डेंस, और 85 से 100 के बीच में वेरी डेंस। ये आपका रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू है। रिलेटिव डेंसिटी कितनी है उसके हिसाब से आप ये पता लगा लोगे कि आपकी सॉइल डेंस है या आपकी सॉइल लूज कंडीशन है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस, एक होता है रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस। रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस का मतलब ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, पहली बात तो ये है। रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस नेवर बी जीरो, एंड यूज्ड क्ले के लिए और सैंड के लिए आप यूज़ कर सकते हो उसको, ठीक है। इसमें क्या होता है, गामा डी कितना है लैब के अंदर और गामा डी कितना है फील्ड के अंदर, उसका जो रेशियो होता है ना, उसको हम लोग रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सम इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आपको पता है कि वेट ऑफ सॉलिड क्या होगा, टोटल वेट अपॉन 1 प्लस का डब्लू, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वेट ऑफ वाटर कंटेंट, वेट ऑफ सॉलिड बराबर टोटल वेट अपॉन 1 प्लस का डब्लू, ठीक है। यहाँ पे हम इन टर्म्स के ऊपर काम करने वाले हैं, ठीक है। आपको पता है कि टोटल वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड होता है कि नहीं होता, हाँ होता है। वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड होता है, ठीक है। अच्छा, इसके हम मैं इधर भी 1 लगा दूँ और इसके इधर भी 1 लगा दूँ तो कोई दिक्कत है क्या मुझे, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डब्ल्यू डब्ल्यू तो ये है, और इसका इंटू अगर इसमें करेंगे तो डब्ल्यू एस ये हो जाएगा, नीचे डब्ल्यू एस ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड अगर मैं कर रहा हूँ तो टोटल मैं वेट कर लूँगा यहाँ पे अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, तो मेरे यहाँ पे क्या आ जाएगा बन के, आपको पता है ना क्या आ जाएगा, बताओ क्या आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से वेट ऑफ सॉलिड निकालूंगा तो वेट अपॉन 1 प्लस का डब्लू, ये मैं आपको यहाँ पे डेरिवेशन करके मैंने आपको दिखा दिया है कैसे आया, ये आप देख लीजिएगा। बस आपको एग्जाम में ये डेरिवेशन नहीं करना है, आपको बस ये ध्यान रखना है, ये वेट ऑफ सॉलिड कैसे निकलेगा, टोटल वेट अपॉन 1 प्लस का डब्लू करके वेट ऑफ सॉलिड आपका निकल जाएगा। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे निकालोगे, देखो वी अपॉन 1 प्लस का ई, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालोगे। और वेट ऑफ सॉलिड कैसे निकालोगे, डब्लू अपॉन 1 प्लस का डब्लू, ठीक है। ये दो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये कैसे आया, ये ऐसे आया। आपका वॉइड रेशियो क्या होता है, ई बराबर वी वी अपॉन वी एस होता है। यहाँ पे 1 प्लस किया, यहाँ पे 1 प्लस किया, वी वी प्लस वी एस आ गया अपॉन वी एस। वी वी प्लस वी एस क्या होता है, वी वी प्लस वी एस क्या होता है, वी वी प्लस वी एस क्या होता है, ये टोटल वॉल्यूम होता है, वी वी प्लस वी एस, ठीक है, टोटल वॉल्यूम होता है। बस यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल दो, ये आ गया, ये वाला सॉल्व हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, ये तो फॉर्मूला आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, बचपन के फॉर्मूले हैं। ई बराबर एन अपॉन वन माइनस का एन, एंड एन इज इक्वल्स टू ई अपॉन 1 प्लस का ई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यहाँ से कई बार एसएससी जेई प्री में न्यूमेरिकल सीधा बनता है, मेंस के अंदर भी बनता है, ठीक है। अच्छा, पोरोसिटी क्या होती है आपको ये पता है, पोरोसिटी होती है वी वी अपॉन टोटल वी, ठीक है, वी वी अपॉन टोटल वी। अच्छा, टोटल वी के अंदर क्या क्या आता है, टोटल वी के अंदर वी वी प्लस वी एस आता है ना, ठीक है, आता है, ठीक है। अच्छा, क्या मैं इसको नीचे ले सकता हूँ, क्या मैं इसको ऊपर ले सकता हूँ, इस वाले टर्म को ऊपर ले सकता हूँ, ले सकते हो। अगर मैं यहाँ 1 अपॉन कर दूँ तो मैं यहाँ उसको ऊपर ले लूँगा, ठीक है। ये मैंने इसको ऊपर ले लिया। अच्छा, वी वी अपॉन वी वी इधर कर दो और वी एस अपॉन वी वी इधर कर दो, ठीक है। तो वी वी अपॉन वी वी से वी वी कट गया, ये कट गया, तो यहाँ 1 बचा, तो 1 अपॉन एन इज इक्वल्स टू 1 वी वी एस अपॉन वी वी। देन ई बराबर क्या होता है, वी वी अपॉन वी एस होता है। क्या होता है, ई बराबर वी वी अपॉन वी एस। वॉइड रेशियो तो वी वी अपॉन वी एस ही होता है ना। तो जैसे ही मैं अगर इसका उल्टा करूँगा, 1 अपॉन एन इज इक्वल्स टू
वन प्लस ये वी वी ऊपर चला जाएगा तो ये वन अपॉन ई नहीं आ जाएगा इधर, देन वन अपॉन एन इज इक्वल्स टू ई प्लस वन अपॉन ई, यानी एन इज इक्वल्स टू ई अपॉन वन प्लस का ई। ये मैंने आपको सॉल्व करके पूरा बता दिया कि एन इज इक्वल्स टू ई अपॉन वन प्लस का ई कैसे आया। ये पोरोसिटी का फॉर्मूला यूज करके आप यहाँ से इसको निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, यूनिट वॉल्यूम अप्रोच क्या होता है? देखो यूनिट वॉल्यूम अप्रोच में क्या कुछ नहीं होता, ई बराबर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स होता है, ठीक है। यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है ना उसको मैं वन मान ले रहा हूँ, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ई बराबर आपका वी वी के बराबर नहीं हो जाएगा? देन ई बराबर वी वी के बराबर हो जाएगा तो ये टोटल टर्म क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर वी वी होता है ना। तो क्या मैं इसको ई नहीं मान सकता? बिल्कुल मान सकते हो। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वन प्लस का ई नहीं हो जाएगा? आप बताओ, टोटल वॉल्यूम वन प्लस का ई नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, गामा एस अपन गामा डब्ल्यू, ठीक है। अच्छा, गामा एस क्या हो रहा है, वेट ऑफ सॉलिड अपन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू गामा डब्ल्यू। देन यहाँ से वेट ऑफ सॉलिड कैसे निकालूंगा, जी एस गामा डब्ल्यू इंटू वी एस, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉलिड में यहाँ से निकाल लूंगा, कैसे निकाल लोगे वेट ऑफ सॉलिड, वो ऐसे निकाल लूंगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और जी एस, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो वन है ना, इसको वन रहने दो, तो गामा डब्ल्यू इंटू जी एस नहीं हो जाएगा वेट ऑफ सॉलिड? बताओ, क्योंकि हमने यूनिट वॉल्यूम अप्रोच पे काम कर रहे हैं तो उस पर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हम लोग वन मान के चल रहे हैं, ठीक है। चलो, वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो वाटर कंटेंट, तो वेट ऑफ वाटर क्या होता है यहाँ से, डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एस, ठीक है। अच्छा, डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एस, तो डब्ल्यू एस की वैल्यू हमने यहाँ से लिख रखी है, ये रही, ये वेट ऑफ वाटर हो गया, ठीक है। गामा डी ड्राई यूनिट वेट, गामा डी वेट ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है, वेट ऑफ सॉलिड क्या है, जी एस गामा डब्ल्यू अपॉन वन प्लस का ई। भाई टोटल वॉल्यूम तो वन प्लस का ई है ना, ऊपर बताया तो था। तो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला आया, गामा डी इज इक्वल्स टू जी एस गामा डब्ल्यू अपॉन वन प्लस का ई। ये आप कह रहे हो ना कहाँ से फॉर्मूला आया था, ये वाला फॉर्मूला देखो यहाँ से आया, ठीक है। ये फॉर्मूला कहाँ से है, देखो गामा डी इज इक्वल्स टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम। यहाँ पे वेट ऑफ सॉलिड क्या होगा, जी एस गामा डब्ल्यू, और ये टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम क्या है, अब मैंने बताया था आपको टोटल वॉल्यूम को आपको क्या लिखना है, वन प्लस का ई लिखना है, ठीक है। तो वन प्लस का ई लिख दिया, बस हो गया। यहाँ से गामा डी इज इक्वल्स टू जी एस गामा डब्ल्यू अपॉन वन प्लस का ई। ये यूनिट वॉल्यूम अप्रोच की वजह से हुआ, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था यूनिट वॉल्यूम अप्रोच ई बराबर क्या होता है, वी वी अपॉन वी एस होता है। तो मैं यहाँ से वी एस को मैं वन मान ले रहा हूँ, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, वी वी हो जाएगा। अच्छा, टोटल वॉल्यूम कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो वी वी होता है ना, उसके अंदर वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर भी आता है, ठीक है। अच्छा, तो जब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपका वन हो गया तो उस कंडीशन के अंदर वी वी और वी एस, तो ये टोटल वॉल्यूम नहीं हो जाएगा ये, क्योंकि टोटल वॉल्यूम क्या होता है, वी वी प्लस वी एस ही तो होता है। अब टोटल वॉल्यूम वी वी प्लस वी एस होता है, तो वी वी की वैल्यू कितनी है भैया, वी वी की वैल्यू में यहाँ पे वी एस की वैल्यू तो वन होगी मेरी, वी वी की वैल्यू मेरी क्या आएगी यहाँ पे, वी वी की वैल्यू भाई मेरी ये आएगी, वी वी की वैल्यू मैं ई मान सकता हूँ, तो ई प्लस वन नहीं आ सकता यहाँ पे। तो ये कंडीशन, ये वाला फॉर्मूला तब आया आपका निकल के, गामा डी इज इक्वल टू जी एस गामा डब्ल्यू अपन वन प्लस का ई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, गामा टी क्या होता है, टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो अच्छा, टोटल वेट के अंदर टोटल वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वन गामा, अब वी को टोटल वन प्लस का ई लिख सकता हूँ ना मैं। अच्छा, वेट ऑफ वाटर क्या होगा, वेट ऑफ वाटर ये होगा, वेट ऑफ वाटर ये होगा कि डब्ल्यू जी एस गामा डब्ल्यू, ठीक है। और ये वेट ऑफ सॉलिड में आपको बता दूँ गामा एस, वो सॉरी जी एस इंटू गामा डब्ल्यू अपन वन प्लस का ई, तो गामा टी टोटल जी एस गामा डब्ल्यू वन प्लस का डब्ल्यू अपन वन प्लस का ई। ये वाला फॉर्मूला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक सहवाग का फॉर्मूला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सहवाग का फॉर्मूला क्या होता है, एस ई इंटू एस ई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूज होने वाला फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से न्यूमेरिकल कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन दे आएंगे। आपको ई दे देगा, आपको एस दे देगा, एस भी नहीं देगा आपको, ई दे देगा और जी दे देगा और डब्ल्यू दे देगा, या फिर डब्ल्यू पूछ लेगा आपसे और बोल देगा कि आपकी जो सॉइल है ना वो फुल्ली ड्राई सॉइल है। फुल्ली ड्राई सॉइल की कंडीशन के अंदर एस बराबर हो जाता है जीरो, है ना। ड्राई सॉइल के अंदर एस बराबर क्या हो जाता है, जीरो। आपको डब्ल्यू की वैल्यू पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लगता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है गामा टी का। देखो गामा टी
भाई डब्ल्यू जी गामा डब्ल्यू और जी एस गामा डब्ल्यू अपन 1 प्लस का ई, तो एस बराबर क्या होता है डब्ल्यू इंटू जी। ठीक है, ठीक है, डब्ल्यू इंटू जी, तो यहाँ पे एस ही लिख सकते हो ना, डब्ल्यू इंटू जी की जगह, डब्ल्यू इंटू जी की जगह ऐसे ही लिख सकते हो आप, ऐसी गामा डब्ल्यू प्लस जी एस इंटू गामा डब्ल्यू अपन 1 प्लस का ई। यहाँ से एक कॉमन ले लो, जी प्लस ऐसी कॉमन ले लो आप, क्या जी प्लस ऐसी कॉमन ले लो, तो जी गामा डब्ल्यू कॉमन ले लो, जी प्लस एस क्यों कॉमन लोगे, गामा डब्ल्यू कॉमन लोगे ना, ये कॉमन मिल रहा है ना, तो गामा डब्ल्यू जैसे हमने कॉमन लिया तो गामा टी इज इक्वल टू क्या आएगा, जी प्लस एस इंटू ई ब्रैकेट में गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस का ई, ये वाला फॉर्मूला आएगा ना, ये फॉर्मूला से यूँ समझ लो, एक फॉर्मूला याद कर लो, सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे आपको, सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, देख सकते हो आप। देखो यहाँ पे अगर एस बराबर आप 1 रखोगे ना तो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल हो जाएगी, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल जब आप एस बराबर 1 रखोगे तो जी प्लस ई गामा डब्ल्यू पर 1 प्लस का ई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन के अंदर। ठीक है, ऐसे ही ये ध्यान रखिएगा, अगर मैं जल्दी बोल रहा हूँ ना तो इसको स्लो करके भी देख लीजिएगा आप, ठीक है, थोड़ा जल्दी बोलने की आदत है। ठीक है, अगर आपका एस इज इक्वल टू 0 यानी कि कैसी सॉइल है आपकी, कैसी सॉइल है आपकी, फुली ड्राई सॉइल है, ड्राई सॉइल के अंदर कंडीशन में क्या होगा, जी गामा डब्ल्यू अपन 1 प्लस का ई यानी कि गामा डी आपका निकल के हाथ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा गामा समझ कैसे निकालूंगा मैं, गामा समझ कैसे निकालूंगा, देखो गामा समझ में ये निकालूंगा, गामा सेट अपन गामा डब्ल्यू या तब बचपन में जानते हो, गामा सेट की वैल्यू कैसे निकालोगे, जी प्लस का ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस का ई, क्योंकि गामा सेट बराबर एस बराबर 1 नहीं रखूंगा मैं। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन मैंने यहाँ रख दी गामा डब्ल्यू। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आया सब काट कूट के वो आया, एक तो आया गामा डब्ल्यू जी माइनस का 1 प्लस का ई, जी माइनस का 1 गामा डब्ल्यू पर 1 प्लस का ई, ये वाला फॉर्मूला आया गामा सबमर्ज कंडीशन के अंदर, जी माइनस का 1 गामा डब्ल्यू पर 1 प्लस का ई। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, गामा सबमर्ज में आपकी मदद करेगा। गामा सबमर्ज कंडीशन कैसे निकालो, गामा सबमर्ज इज इक्वल्स टू गामा सेट माइनस 1। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला पता है आपको क्यों याद रखना है, क्योंकि आपको वॉइड रेशियो दिया रखा होगा और ये दे रखा होगा और ये स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी होगी, पूछ लेगा सबमर्ज्ड यूनिट वेट निकाल दो, तो अगर आपको गामा सेट नहीं पता तो आप इससे निकाल सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं यहाँ से, क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल में देखो ई दे रखा है आपको और स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है और डिग्री ऑफ सैचुरेशन दे रखा है। फाइंड गामा बल्क यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट और वाटर कंटेंट आपको फाइंड करना है। अगर आपको एस बराबर 100% है देन आपका वाटर कंटेंट भी आपको फाइंड आउट करना है और ई भी फाइंड आउट करना है। देखो आपको एक फॉर्मूला ध्यान है, आपको गामा बल्क बराबर जी प्लस एस ई गामा डब्ल्यू अपन 1 प्लस का ई। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरीके के लिए आपके लिए मैं एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो में आपके लिए लेके आता रहता हूँ, इन्हीं को देख के आप एक बार में क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो गामा बल्क इज इक्वल्स टू जी प्लस एस ई इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस का ई, ये बल्क हो गया। ठीक है, तो बल्क में जब मैंने सारी वैल्यूज रखी तो मेरे गामा बल्क आ रहा है 19.11। हम लोग मेंस, ये समझ लो मेंस के अंदर भी इस बार 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है 15 मार्क्स का, तो आप इसको हल्के में बिल्कुल ना लें। सॉइल मैकेनिक्स को 100 मार्क्स तक के क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से बन जाते हैं। मैं आपको साथ साथ न्यूमेरिकल भी करा के चल रहा हूँ ताकि आपके मेंस की प्रिपरेशन भी हो जाए, समझ सकते हो आप लोग। ठीक है, तो यहाँ से गामा भी हमने निकाल लिया। गामा भी किस तरीके से आपको क्वेश्चन वहाँ पे करना, ज़्यादा घसर परसेंट एग्जाम में एग्जामिनर को घसर परसेंट पसंद नहीं है, उसको सिंपल और क्लियर भाषा में आपको समझाना है। एस इंटू ई इंटू गामा एस इंटू ई बराबर डब्ल्यू इंटू जी वाला फॉर्मूला लगाओ, सहवाग वाला। ठीक है, यहाँ से आप वाटर कंटेंट निकाल लो, वाटर कंटेंट जैसे आपने निकाल लिया यहाँ से, जैसे आपने वाटर कंटेंट निकाल लिया अब आप यहाँ लगा दो, गामा डी निकाल लो, वाटर कंटेंट निकाल लिया अब गामा डी निकाल लो। भाई जी गामा डब्ल्यू पर 1 प्लस का ही फॉर्मूला होता है, ये वैल्यूज रखी सारी, गामा डी निकल के आ गया आपको। अब ये कह रहा है कि अगर आपकी सॉइल 100% सैचुरेटेड कंडीशन के अंदर है तब आप वाटर कंटेंट क्या होगा, तो आपको एस बराबर 1 रखना, सिंपल सी बात है। बस एस बराबर 1 रख के आपकी फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन हो गए, डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, डब्ल्यू की जैसी वैल्यू आ गई तो आप यहाँ से ई की वैल्यू निकाल लो यार, एस इंटू ई बराबर डब्ल्यू इंटू जी रख के यहाँ से ई की वैल्यू निकाल ली मैंने। एस बराबर तो मैं 1 ही रखूंगा ना, ई की वैल्यू मुझे निकालनी है तो यहाँ से ई की वैल्यू भी मेरे पास आ गई भैया। ऐसे ही क्वेश्चन भाई आते हैं एग्जाम के अंदर। अगर कभी कभी अगर लक खराब हो तो उस कंडीशन के अंदर कभी कभी टफ क्वेश्चन दे देता है, वरना एग्जामिनर इसी तरीके के एसएससी जेईई के अंदर क्वेश्चन, और बच्चे इन क्वेश्चनों में भी गलती करके आते हैं। तो उस ये गलती कब समाप्त होगी, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो इस वीडियो को देखकर आप कई बार कॉपी में अपने ये सवाल लगाना, कई बार आपका बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट हिलेगा नहीं। ठीक है, ठीक है, अगर यूनिट वेट ऑफ वाटर, देखो यूनिट वेट गामा डब्ल्यू, ध्यान रखना यूनिट वेट ऑफ वाटर में ध्यान रखना, अगर गामा डब्ल्यू 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, अगर रो पूछ रहा है तो 1 ग्राम पर सीसी लगाना। ये क्वेश्चन भी, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं 9.8 को ना लगा के 1 लगा देते हैं, तो वो ध्यान रखना ग्राम पर सीसी यूनिट होगी उस कंडीशन के अंदर। अगर 9.81 लगा रहे हो तो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब उसके अंदर यूनिट होगी। ठीक है,
अब जो एक क्वेश्चन और लगाते हैं, n बराबर 40% दे रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7% दे रखी है, और आपकी डिग्री ऑफ सेचुरेशन 50% दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है ई निकाल दो पहले। तो ई बराबर आपको n दे रखा है, तो n अपॉन 1 माइनस का n करके आपने यहाँ से ई निकाल दिया भाई। ठीक है, ई निकालने के बाद गामा डी बराबर जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस का ई लगाया, और आपने क्या निकाल दिया भाई, गामा डी निकाल दिया। अच्छा, गामा बल्क कैसे निकालोगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, जी प्लस एस इंटू ई, जी प्लस एस इंटू ई गामा डब्ल्यू में 1 प्लस का ई यहाँ से आपने निकाला, और यहाँ से आपने बल्क यूनिट वेट भी निकाल दिया। ठीक है, उस कंडीशन के अंदर सॉइल इज कम्प्लीटली सेचुरेटेड एस बराबर 1, तो उस कंडीशन के अंदर गामा टी क्या होगी, सब कम्प्लीटली सेचुरेटेड है तो आपकी इस कंडीशन के अंदर ये होगी। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। ये नहीं देखना, ये तो मैंने सिंपल सा अपनी तरफ से ही इसको ड्राइव किया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक बोरोपिट वाला क्वेश्चन है। बोरोपिट वाला कॉन्सेप्ट भी आपको मेंस के अंदर आता है। बोरोपिट का मतलब ये है कि आपने कहीं से गड्ढा खोदा, और आप कहीं से गड्ढा खोद के सॉइल लेकर आए, और कहीं पे आपने एम्बैकमेंट बनाया। क्या बनाया, एम्बैकमेंट बनाया। ठीक है, अच्छा यहाँ से जैसे आपने सॉइल खोदी है, तो आपको यहाँ का ई पता था, यहाँ का W1 पता था। आपको क्या पता था, ई पता था, W1 पता था। तो इसके देखो दो मेथड आप कैलकुलेट करने के, दो कांस्टेंट मान सकते हैं आप। ठीक है, इसमें आपको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कांस्टेंट मानना है, ठीक है, या फिर आपको वेट ऑफ सॉलिड कांस्टेंट मानना है। ये दो कंडीशन के अंदर आपको यहाँ से कांस्टेंट मानना है कि ये कांस्टेंट है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कांस्टेंट है, और वेट ऑफ सॉलिड भी कांस्टेंट ही है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड वेट ऑफ सॉलिड ग्रेन आर सेम, उस कंडीशन के अंदर ये आपने मैंने यहाँ से निकाला है। देखो आपको अगर देखो या मान लो आप यहाँ से उठा के लेके आए, ठीक है, तो यहाँ का आपको वॉल्यूम पता है, या फिर आप यहाँ से उठा के लेके आए सॉइल को, और आपका यहाँ का वॉल्यूम नहीं पता, आपको यहाँ का ई पता है। क्या पता है, ई पता है आपको यहाँ का। ठीक है, आपको यहाँ का ई पता है, और आपको यहाँ का वॉल्यूम नहीं पता। ठीक है, और आपने दूसरी जगह आपने एम्बैकमेंट बना दिया। ठीक है, वहाँ का आपको वॉल्यूम पता है, और आपको यहाँ का ई पता है। ठीक है, जब ये दोनों कंडीशंस होंगी, तो उस कंडीशन के अंदर आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, v1 अपॉन 1 प्लस का e1 इज इक्वल टू v2 अपॉन 1 प्लस का e2। ये कंडीशन से आप लगा के, अक्सर एग्जामिनर ये पूछता है कि आपने यहाँ से कितना वॉल्यूम उठाया, कितना वॉल्यूम आपने उठाया यहाँ से सॉइल का, ताकि आपने वहाँ जाके एम्बैकमेंट बना दिया। तो ये आपका बोरोपिट वाली जगह और एम्बैकमेंट वाली यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एक तो आपका ये वाला हो गया। ठीक है, एक मेथड और होता है, यहाँ से आपको कुछ भी दे सकता है, जरूरी नहीं है आपको यहाँ पे ई ही रख दे, आपको हो सकता है यहाँ पे इसकी पोरोसिटी दे दे। ठीक है, समझ रहे हो ना आप मेरी बात, हो सकता है आपका एस इंटू ई बराबर डब्ल्यू इंटू जी वाला कॉन्सेप्ट दे दे, या आपको दे दे वाटर कंटेंट दे देगा, या आपको जी दे देगा, या आपको एस दे देगा। आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि मुझे ई निकालना है। तो ई निकालने के लिए जरूरी नहीं है आपको डायरेक्टली ई ही दे देगा वो पेपर के अंदर, आपको हो सकता है वाटर कंटेंट दे दे कि आपको बोरोपिट दे रखी है, उसका वाटर कंटेंट इतना है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी है, उसकी डिग्री ऑफ सेचुरेशन इतना है। ठीक है, ऐसे ही दूसरी वाली कंडीशन के अंदर दे दे, तो आपको वहाँ से E2 भी निकालना पड़ जाए। तो उस कंडीशन के अंदर ये न्यूमेरिकल काफ़ी अच्छे होते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, v1 अपॉन 1 प्लस का e1 इज इक्वल टू v2 अपॉन 1 प्लस का e2। ठीक है, ये कंडीशन ध्यान रखनी है आपको। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। एक जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, एक्सकवेटेड किया है फ्रॉम अ बोरोपिट। देखो यहाँ पे गामा टी दे दिया है इन्होंने, गामा टी दे दिया है, यानी कि रो कंडीशन के अंदर दिया है 1.75 गामा सी वाटर कंटेंट दे रहे हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है। ठीक है, तो इसका सिंपल से एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊं। ऐसे देखो यहाँ पे इन्होंने एम्बैकमेंट बनाया, इसका वाटर कंटेंट दे रखा है, गामा डी दे रखा है इसका, और इसका वॉल्यूम भी दे रखा है उसने, यानी कि वॉल्यूम पूछा है इसका। इसका क्या पूछा, वॉल्यूम पूछ रहा है। तो आप कैसे निकालोगे इसका वॉल्यूम, देखो एक फॉर्मूला होता है, देखो मैं आपको बताऊं। हाँ कहाँ गया, ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, गामा डी वन इंटू वी वन इज इक्वल टू गामा डी टू इंटू वी टू। बस, और कुछ नहीं पता लगाना। अच्छा यहाँ पे गामा डी आपको ध्यान दे रहा है, आप क्या है ये ड्राई डेंसिटी है बाबू, ये भी ड्राई डेंसिटी है। तो आपको यहाँ पे ड्राई डेंसिटी रखनी है। क्या रखना है यहाँ पे आपको रखनी है ड्राई डेंसिटी। तो आप ध्यान रखिएगा ड्राई डेंसिटी कैसे निकालोगे, देखो 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 मैं आपको बताता हूँ ड्राई डेंसिटी कैसे निकालनी है। द क्वांटिटी ऑफ सॉइल टू बी एक्सकवेटेड फ्रॉम द पिट, कितनी क्वांटिटी निकाली है उसने। ठीक है, तो देखो गामा डी बराबर क्या होता है, एक गामा डी का फॉर्मूला होता है गामा टी अपॉन 1 प्लस का डब्लू। ये वाला फॉर्मूला सुना है ना आपने बचपन में, तो यहाँ से गामा डी निकाल लेंगे ना, गामा डी वन। बताओ
तो गामा डी देखो यहाँ से निकाली है, गामा D1 निकाली है ना, नहीं निकाली है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो गामा डी है, देखो यहाँ पे तो गामा डी उसने दे रखा है, गामा D2 यहाँ पे नहीं दे रखा ना, यहाँ पे उसने क्या दे रखा था, यहाँ पे वाटर कंटेंट दे रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है, गामा टी दे रखा है। तो देखो यहाँ सिंपल सी बात है, गामा डी वाला फॉर्मूला होता है टोटल टी अपॉन 1 प्लस का W। तो टोटल दे रखा है ना, रो टी लगा के 1 प्लस का W लगा के W दे रखा है, आपको यहाँ पे गामा D1 निकाल लेना है। जैसे ही आपको गामा D1 आ जाए तो गामा D1 इंटू V1 इज इक्वल टू गामा D2 इंटू V2। V2 आपको वॉल्यूम दे रखा है, तो यहां से आप नहीं निकाल सकते हो गामा D1, सॉरी V1 कैसे निकालोगे, गामा D2 इंटू V2 अपॉन गामा D1, यहां से आपका V1 आ जाएगा। तो इसी तरीके से बोरोपिट वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखो गामा D2 ये लगा के इन्होंने मास ऑफ सॉलिड निकाल दिया यहाँ पे इन्होंने, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट है एक सिंपल सा। वॉइड रेशियो कैलकुलेशन इन बोरोपिट एंड फिल। देखो बोरोपिट के अंदर अगर आप वॉइड रेशियो कैलकुलेशन करोगे तो गामा D1 निकाल लिया आपने, गामा T अपन 1 प्लस का W करके निकाल लिया ना। ऐसी गामा D क्या होता है, एक GS गामा W में 1 प्लस का E होता है। जब आपके पास गामा D हो गया तो आप यहाँ से E नहीं निकाल सकते हो क्या, इसके लिए आसानी से E निकाल सकते हो यार, 0.73 आ गया E यहाँ से, ठीक है। ऐसी गामा D2 आपको ये दे रखा है, यहाँ से आपने E2 निकाल लिया, देख सकते हो आप। तो ये न्यूमेरिकल अगर आप बार बार करोगे ना, मैं इसकी टेंशन मत लो, मैं इसका रिवीजन सेशन भी लेके आऊँगा जल्दी, क्योंकि इस बार आपको पता है कि अक्टूबर 2023 के अंदर एग्ज़ाम है, तो आपको डेली पढ़ना है, डेली डेली रिवीजन करना है, डेली रिवीजन करना है, डेली रिवीजन करना है। और आपको प्रैक्टिस सेट भी लगाने हैं रीजनिंग के, ठीक है। और आपको जीएस भी मैंने इसमें देख लेना, मेरे चैनल पे मैंने कल परसों एक जीएस की वीडियो अपलोड करी थी, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, ठीक है। और थोड़ी दिन के अंदर हम लोग करंट अफेयर का सेशन भी लेंगे। करंट अफेयर में ज़्यादा मूड मत मानना, ठीक है, 5-6 क्वेश्चन ही आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। उसके पता चला कि आपने पूरा साल करंट अफेयर में ही निकाल दिया। सिंपल सी करंट अफेयर कभी डेली एक करंट अफेयर पढ़ लो बस, उसके लिए काफ़ी है, ठीक है, एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आपको क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा तेज़ बोलता हूँ तो स्लो करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्या करूँ, अब बोलने की आदत है ज़्यादा, ठीक है। हालांकि मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए कभी, तेज़ मतलब स्लो बोलना चाहिए, इतना तेज़ बोलता हूँ मैं। चलो ठीक है, लेकिन फिर भी आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है क्लास कैसी लगी। और सॉइल की एक क्लास और आ चुकी है, पहले देख लीजिएगा उसको, ये सेकंड क्लास है, ठीक है। इसी तरीके से जल्दी आपके लिए क्लास लेके आएंगे और जल्दी सिलेबस को इसको सॉइल मैकेनिक्स के यहाँ पे ख़त्म करेंगे, ठीक है। मैं साथ साथ न्यूमेरिकल भी आपको करा रहा हूँ, देख सकते हो आप, करा रहा हूँ ना न्यूमेरिकल। चलो तो देखते रहिए, ज़्यादा टाइम नहीं है। अच्छा अब मैं मेंस की ओर बता दूँ आपको, मेंस जो आपका मेंस का रिजल्ट आने वाला है, देखो मेंस का रिजल्ट 20 मई तक शायद ही आ जाए, ठीक है। आगे भी जा सकता, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, हो सकता है जल्दी आ जाए, ठीक है। इस बार देखते हैं कितने नंबर आते हैं, मैंने भी मेंस लिखा है इस बार। तो ये भी बताइएगा कि मैं किस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई डाउट है तो मुझे आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मेन चीज़ है, देखो कोई भी टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है ना, तो सिंपल सी बात है, अगर उसको नहीं समझ में आ रहा तो वहाँ से आप उसको क्विट कर सकते हो। यहाँ पे जिस टीचर को जिसका समझ में आना चाहिए, मेन मोटिव है समझ में आना चाहिए। अगर आप कितने भी डिग्री लेके क्यों ना बैठे रहें, अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे हिसाब से वो व्यर्थ है। अगर कोई बच्चा डिप्लोमा भी करके आया है ना, अगर वो पढ़ा पा रहा है आपको, अगर वो आपको अच्छी तरीके से समझा पा रहा है और आपको समझ में आ रहा है, तो आप यकीन मानिए वो बेस्ट टीचर होता है, समझ रहे हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दिक्कत है भाई, ठीक है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और क्लास कैसी थी, और कुछ और क्या बदलाव कर सकता हूँ, या फिर और आपके लिए क्या लेके आना है। एसएससी जेई के लिए जो भी होगा, अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 5-5.5 महीने ही बचे हैं बस एग्ज़ाम के लिए, तो जी जान लगा दीजिए अपनी। रीजनिंग डेली लगाइएगा, 1 घंटे रीजनिंग को डेली देना है। कम से कम आपको रीजनिंग के अंदर 40 से 45 नंबर लाने हैं, तभी आपका CPWD ग्रैब हो पाएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, देखते रहिए, थैंक यू।